बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सेलुलर और ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर रेस्पिरेशन को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन जो है सेलुलर लेवल पर कैसे होती है और ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर किस तरह से हो रही होती है। सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल रेस्पिरेशन को देखते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इट occurs एट द लेवल ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म और इसको ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर इन्हेलेशन और एक्सेलेशन दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। इन्हेलेशन के दौरान ऑक्सीजन को इन्हेल किया जाता है और एक्सेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर एक्सहेल की जा रही होती है। ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन सप्लाइज ऑक्सीजन फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। यही वो रेस्पिरेशन होती है जो कि ऑर्गेनिज्मिक लेवल की रेस्पिरेशन, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि नेक्स्ट प्रोसेस रेस्पिरेशन का है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रही होती है। और इस ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बन रही होती है या प्रोड्यूस हो रही होती है, उसको सेल्स से रिमूव किया जाता है और बॉडी से बाहर एक्सहेल किया जाता है। इसके बाद हम इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं या सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये दोनों बेसिकली रेस्पिरेशन की फेजेस ही हैं। जो सेलुलर लेवल या इंटरनल रेस्पिरेशन होती है, इट ओकर्स एट दी, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, सेलुलर लेवल पर हो रही होती है, जबकि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमने देखा था ऑर्गेनिज्मिक लेवल के ऊपर हो रही थी। इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं, जबकि ऑर्गेनिज्मिक लेवल या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हमने कहा था कि हम ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। जो इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिक उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसके दौरान लार्जर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन किया जाता है और उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस दौरान कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाएगा और उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। इसीलिए इसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। जब आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपाउंड्स को तोड़ रहे होते हैं, तो इस दौरान जब भी कोई केमिकल बॉन्ड टूटता है, ऑब्वियसली जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन किया जाता है, तो इस दौरान उनमें मौजूद केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है। तो जब भी कोई केमिकल बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है, तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। ये वही एनर्जी होती है जो उस बॉन्ड को बनाने के लिए यूटिलाइज की गई थी। ये एनर्जी रिलीज होने वाली एनर्जी को ये उस वक्त तक यूज़लेस है जब तक कि इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट ना कर दिया जाए। और जो ये इंटरनल रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही होती है, इसको एटीपी की यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग द इंटरनल रेस्पिरेशन, और फिर इसको सेल्स के या ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्हीं एटीपीज को इस्तेमाल किया जाता है। इंटरकनेक्शन हम दोनों प्रोसेसेस का आपस में देख लेते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन का आपस में क्या लिंक है, आपस में क्या कनेक्शन है। ऑक्सीजन जो कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के दौरान इनहेल की जा रही है, इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान प्रोड्यूस हो रही होती है, उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की हेल्प से
बॉडी से बाहर एक्सहेल किया जा रहा होता है। ये तो इन दोनों प्रोसेसेस का आपस में कनेक्शन हो गया। अब इस डायग्राम के ज़रिए से हम इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसके अंदर ये आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जिसे हम ब्रीदिंग भी कहते हैं, वो नज़र आ रहा है, जिसके अंदर गैसियस एक्सचेंज बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है। ऑक्सीजन बॉडी में इनहेल की जा रही होती है और ये लंग्स तक जाती है और वहाँ से ब्लड के ज़रिए से ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन, आपको पता ही है, इसको कैरी करता है और तमाम बॉडी सेल तक पहुंचाता है, जहां पर कि इसको सेलुलर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज किया जाता है। और सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस के ज़रिए से प्रोड्यूस हो रही होती है, वो ब्लड कैरी करके लंग्स तक लेकर आता है और लंग्स फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सहेल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इस तरह इंटरनल रेस्पिरेशन बेसिकली गैसियस एक्सचेंज है विद इन दी बॉडी, कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन इनहेल की जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर एक्सहेल की जा रही होती है। इसीलिए इसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। जबकि इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन का नाम भी दिया जाता है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन इनहेल की गई थी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के प्रोसेस में, उसको ब्लड कैरी करके तमाम सेल्स तक, ये ब्लड वेसल है, ये आपको नज़र आ रही, ब्लड कैरी करके अपने हीमोग्लोबिन या आरबीसीज, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, उनके अंदर जो मेजर प्रोटीन, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसके साथ ये ऑक्सीजन लंग्स में अटैच होती है और ब्लड इसको कैरी करके तमाम सेल्स तक लाता है और वहाँ पर ये ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन से डिटैच होकर अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से सेल्स के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है और सेल्स में ये इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, उसके अंदर यूटिलाइज की जाती है, जो कि एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसके दौरान ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि लार्जर ऑर्गेनिक या कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको इसी ऑक्सीजन के ज़रिए से ऑक्सीडाइज करके ब्रेक डाउन किया जाता है और उसके दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, जिससे एटीपीज बनाई जाती हैं, जो कि एक यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड इस कैटाबॉलिक प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रही होती है सेल्स के अंदर, उसको वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से सेल्स से निकलकर ब्लड के अंदर जाती है और इन्हीं हीमोग्लोबिन्स के साथ अटैच होकर बॉडी से ब्लड इसको कैरी करके लंग्स तक लाता है और लंग्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सहेल करवा रहे होते हैं। इस तरह से ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ का हम जिक्र कर लेते हैं। लंग्स के अंदर चूँकि हमने कहा कि गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, तो गैसियस एक्सचेंज के लिए इस सरफेस में, लंग्स की सरफेस में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिसकी वजह से यहीं पर ये गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है, वो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। पहली प्रॉपर्टी तो ये कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसको मॉइस्ट और परमिएबल होना चाहिए, यानी मॉइस्ट एंड परमिएबल सरफेस होती है। ऑलवेज रेस्पिरेटरी गैसेस, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉइस्ट होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं वो इस मॉइस्चर में जो रेस्पिरेटरी सरफेस पर मौजूद होता है उसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं और इसकी वजह से इसको ये ईजीली जो है वो पास हो जाती हैं फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, यानी वो लंग्स के अंदर से गैसेस ब्लड वेसल्स के अंदर आसानी से फिर पास हो जाती हैं। दूसरा, रेस्पिरेटरी सरफेस की एपिथेलियम थिन होनी चाहिए ताकि गैसेस को क्रॉस करने के लिए
ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल ना करना पड़े, और ये थिन एपिथेलियम फैसिलिटेट करेगी एफिशिएंट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को। ये थिन एपिथेलियम गैसेस की एफिशिएंट डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कर रही होती है, और डिफ्यूजन उसी वक़्त तक इफ़ेक्टिव होती है जब उसको शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना पड़े या ट्रैवल करना पड़े। अगर डिफ्यूजन के प्रोसेस के दौरान मॉलिक्यूल्स को लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल करनी होती हैं, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता। इसीलिए जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, उसकी एपिथेलियम जितनी थिन होगी, उतना डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकेगा। और कितनी थिन होनी चाहिए या कितना शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के दौरान इफ़ेक्टिव होता है, वो 1 मिलीमीटर या इससे लेस का डिस्टेंस है कि तब डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म किया जा रहा होता है। अच्छा, लार्जर सरफेस एरिया अगली प्रॉपर्टी है रेस्पिरेटरी सरफेस की। जितना रेस्पिरेटरी सरफेस का एरिया लार्जर होगा, उतना ही गैसियस जो एक्सचेंज है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि उतना ही गैसेस उस रेस्पिरेटरी सरफेस पर मौजूद मॉइस्चर में ज़्यादा डिज़ोल्व होंगी, और उतना ही वो एपिथेलियम थिन एपिथेलियम को क्रॉस करके या डिफ्यूज़ करके आसानी से ब्लड में एंटर हो सकेंगी। इंश्योर्स द एडिक्वेट एक्सचेंज, लार्जर सरफेस एरिया क्या करता है, इंश्योर्स द एडिक्वेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकॉर्डिंग टू द मेटाबॉलिक नीड्स। एंड रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल होनी, ब्लड जो है उसकी सप्लाई रिच होनी चाहिए, रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस पर, ताकि जो गैसेस जितनी ज़्यादा एक्सचेंज हो रही हैं वो उतनी तेज़ी के साथ ब्लड के ज़रिए से ट्रैवल होकर वहाँ से जाती रहें, ताकि कंसंट्रेशन, कांस्टेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रेस्पिरेटरी सरफेस के अराउंड मेंटेन रखा जा सके, जो कि गैसेस की डिफ्यूजन के लिए ज़रूरी होता है। रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड द रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, उसके लिए रिच ब्लड सप्लाई जो है वो ज़रूरी होती है। एफिशिएंट वेंटिलेशन मैकेनिज्म होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस पर, ताकि एक स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस मेंटेन रखा जा सके। इसके अलावा जो एफिशिएंट वेंटिलेशन मैकेनिज्म है, इट आल्सो इंश्योर्स द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन रहे, और डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली रेस्पिरेटरी सरफेस से होता रहे गैसेस का। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके बाद हम देखेंगे ऑफ मैन, कि ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है उसका काम क्या है, और उसके क्या पार्ट्स हैं, और वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, ये सारी डिटेल हम देखेंगे। जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी फ्लूइड्स एंड द आउटर एनवायरनमेंट। इसी की वजह से बॉडी फ्लूइड्स के दरमियान और आउटर एनवायरनमेंट के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से जो ह्यूमन में मौजूद होता है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम 2 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, और दूसरे को हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नाम देते हैं। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इस के अंदर जो सबसे पहला पार्ट आता है वो नॉस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटी होती है। अब हम बारी बारी पार्ट्स देखेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन से मौजूद हैं, और फिर लोअर में चेक करेंगे कौन से पार्ट पाए जा रही हैं। सबसे पहला पार्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है नोस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटी। नोज इज द ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। जो इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका जो वाहिद विजिबल पार्ट हमें नज़र आता है एक्सटर्नली, वो नोज़ है, जबकि बाकी सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद हैं, एब्डोमेन के रीजन में या चेस्ट कैविटी के अंदर पाए जा रही हैं। उनको हम एक्सटर्नली नहीं देख सकते।
अच्छा, जो नोज़ है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बोन्स, कार्टिलेजेस एंड फैटी टिश्यूज़। ये इन तीनों से मिलकर बना हुआ होता है, बोन्स, कार्टिलेजेस एंड फैटी टिश्यूज़। एक्सटर्नल नोज़ की जो ओपनिंग होती है इसको हम नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं। टू एक्सटर्नल ओपनिंग्स नोज़ की मौजूद होती हैं, नॉस्ट्रल्स या टू नॉस्ट्रल्स मौजूद होते हैं। जो नॉस्ट्रल्स के बैकवर्ड पीछे इनर हॉलो स्पेसेस होती हैं, इनको हम नेज़ल कैविटीज़ का नाम देते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं वो जिस हॉलो स्पेस में, इनर हॉलो स्पेस में ओपन होते हैं, दीज आर दी नेज़ल कैविटीज़। नेज़ल कैविटीज़ जो है इनको एक नेज़ल सेप्टम के ज़रिए से पार्टीशन इसकी की होती है और इस तरह से टू नेज़ल कैविटीज़ बन जाती हैं नोज़ के अंदर। दरमियान में जो मौजूद पार्टीशन है उसको हम नेज़ल सेप्टम कहते हैं। जो एंटीरियर पार्ट नियर द नॉस्ट्रल्स आर वेस्ट एंटीरियर पार्ट नियर द नॉस्ट्रल्स आर वेस्टिब्यूल्स कंटेनिंग द हेयर। जो नॉस्ट्रल्स का एंटीरियर पार्ट होता है उसको जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, इसके अंदर हेयर मौजूद होते हैं। और इन हेयर्स का काम, पर्पस क्या होता है जो कि इस वेस्टिब्यूल्स के अंदर मौजूद हो रहे होती हैं। इसके अलावा हेयर्स के अलावा जो नॉस्ट्रल्स हैं इनकी जो सरफेस होती है वो म्यूकस, सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन ने उसको लाइन किया हुआ होता है। सिलिएटेड मीन सीलिया मौजूद है, म्यूकस मीन म्यूकस रिलीज कर रही हैं ये सेल्स। इसीलिए जो नॉस्ट्रल्स हैं उनके अंदर ये जो नेज़ल कैविटीज़ हैं उनमें हेयर भी मौजूद हैं और म्यूकस भी रिलीज हो रहा होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर यही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो आपको दिखाया गया है। इसमें आप देखेंगे आपको नेज़ल कैविटी का एरिया नज़र आ रहा है, जो पहला पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, नोज़ और इसकी ये नोज़ की ओपनिंग जिसको हम नॉस्ट्रल्स कह रहे हैं, और ये पीछे कैविटी जिसको हम के नेज़ल कैविटीज़ का, नॉस्ट्रल्स का नाम, सॉरी नेज़ल कैविटी का नाम दे रही हैं। और ये सेकंड पार्ट आ जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जिसको कि हम फेरिंग्स कहते हैं। ये जो नेज़ल कैविटीज़ हैं ये जिस रीजन में ओपन होती हैं जिसको उसको हम फेरिंग्स का नाम देते हैं। ये एरिया फेरिंग्स का एरिया होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो कि लेरिंग्स कहलाता है। फेरिंग्स जिस पोर्शन में ओपन होता है इसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जिस पोर्शन में ओपन होता है इसको हम लेरिंग्स का नाम देते हैं। लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का लास्ट रीजन होता है। इसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शुरू हो जाता है जो कि ट्रैकिया, इसके अलावा पल्मोनरी ब्रोंकाई और लंग्स पर कंसिस्ट कर रहा होता है। वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स जिस ट्यूब में ओपन होता है इसको हम ट्रैकिया का नाम देते हैं। ट्रैकिया आगे जाकर दो ट्यूब्स में बाइफरकेट कर जाता है जिनको कि हम ब्रोंकाई कहते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में प्राइमरी ब्रोंकाई भी कहते हैं। ये ब्रोंकाई आगे डिवाइड होते चले जाते हैं लंग्स के अंदर जाकर और एल्व्यूलाई तक इनकी डिवीजन होती है और लंग्स जो हैं वो लास्ट पार्ट होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। अब हम उन नोज हेयर्स, म्यूकस और सीलिया का जो है वो रोल देखेंगे कि जो कि नेज़ल कैविटीज़ के अंदर मौजूद थे, वेस्टिब्यूल्स के अंदर पाए जा रहे थे, जिनका जिक्र हमने लास्ट टॉपिक के अंदर किया कि ये नोज़ हेयर्स, म्यूकस और सीलिया यहाँ पर क्या जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। उसी डिफेंस मैकेनिज्म को हम यहाँ जो है वो डिस्कस करेंगे। इन हेयर्स का काम एक तो ये होता है कि ये ट्रैप करते हैं एंड रिमूव करते हैं डस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पार्टिकुलेट मैटर जो कि उस एयर के अंदर मौजूद होता है जो हम इनहेल कर रहे होते हैं। इसके अलावा
जो म्यूकस होता है वो इन्हेल की गई एयर को मॉइस्चर करता है ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट हैं उनको अकॉर्डिंग टू दी जो है वो बॉडी लेवल किया जा सके। इसकी जो सीलिया वहाँ मौजूद होती हैं, दीज जो सीलिया वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो जो सब्सटेंसेस बाकी रह जाती हैं उनको ट्रैप करती हैं ताकि फिर जो क्लीन एयर है उसको फेरेंक्स की तरफ भेजा जा सके और इस तरह से हर किस्म के सब्सटेंसेस की जो कि एयर के अंदर जो हमने इनहेल की है रिमूवल की जा सके। ब्लड कैपिलरीज जो यहाँ पर मौजूद होती हैं अंडरनीथ दी मेम्ब्रेन, वो वार्म करती हैं जो इनहेल की गई एयर होती है और उसके टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक जो है वो लेकर आती हैं, जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, ताकि जो एयर हम इनहेल करके लेकर जा रहे हैं वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो हो जाए उसका टेम्परेचर और फिर वो लंग्स के अंदर पहुँचे। इस तरह से इन सारी चीज़ों का आपने फंक्शन या रोल देख लिया जो कि आपके नोज़ नेज़ल कैविटीज़ के अंदर मौजूद थी, जिनमें हेयर थे, म्यूकस था, इसके अलावा सीलिया थे और फिर जो ब्लड वेसल्स या ब्लड सप्लाई थी अंडरनीथ द मेम्ब्रेन। नेज़ल कैविटीज़ में मौजूद जो म्यूकस जो कि एज अ डिफेंस मैकेनिज्म फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर नोज़ के अंदर रोल प्ले कर रहा है, इसी को यहाँ पर दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर। आप इस डायग्राम में देखें तो ये सेल्स हैं जिनका जिक्र हमने नेज़ल कैविटी के सेल्स हैं, उसकी मेम्ब्रेन वॉल के या मेम्ब्रेन के सेल्स हैं और इनके ऊपर ये सीलिया मौजूद है जिनका जिक्र हमने किया था। इनको हम गॉबलेट्स ये वो सीलिया हैं जो कि ट्रैप करती हैं सब्सटेंसेस को जो मौजूद होते हैं इनहेल की गई एयर के अंदर, जिनमें वायरसेस, बैक्टीरिया और दूसरी चीज़ें शामिल होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और इसके अलावा म्यूकस रिलीज़ होता है यहाँ पर और ये म्यूकस जो है वो बैक्टीरिया, वायरसेस को और डस्ट पार्टिकल्स को हमारी जो इनहेल की गई एयर होती है उसमें म्यूकस के अंदर ट्रैप कर देते हैं और इस तरह से ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर नोज़ के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम अगला पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहला पार्ट हमने देख लिया, नोज़ एंड नॉस्ट्रल्स था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। अब सेकंड पार्ट जिसको कि हम फेरिंक्स कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, उसकी अब हम बात करेंगे। ये कोन शेप्ड पैसेज वे है जो लीडिंग फ्रॉम दी ओरल एंड नेज़ल कैविटीज़ टू दी एसोफिगस एंड लेरिंक्स। इस कोन शेप्ड पैसेज वे को जो कि नेज़ल एंड ओरल कैविटीज से स्टार्ट होता है और एसोफिगस और लेरिंक्स तक जाकर एंड होता है, इसको हम फेरिंक्स का नाम देते हैं। पार्ट ये रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट होता है। आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो तब भी आपने फेरिंक्स को वहाँ देखा और रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें भी जो ये फेरिंक्स है ये रोल प्ले कर रहा होता है। ये दोनों यानी रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों सिस्टम्स का पार्ट होता है। इसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नेज़ोफेरिंक्स रीजन है और दूसरा ओरोफेरिंक्स रीजन कहलाता है एंड थर्ड लेरेंजोफेरिंक्स रीजन या जिसको हम हाइपोफेरिंक्स भी कहते हैं। ये 3 रीजन्स हैं जिनमें फेरिंक्स को डिवाइड किया जाता है। फेरिंक्स की स्ट्रक्चर इस डायग्राम में आपको दिखाई जा रही है। तीनों रीजन्स जिनका हमने जिक्र किया, नेज़ोफेरिंक्स रीजन और ओरोफेरिंक्स रीजन और हाइपोफेरिंक्स रीजन, इन तीनों को हम देखेंगे फेरिंक्स के अंदर। ये नेज़ल कैविटी आपको नज़र आ रही है इस डायग्राम के अंदर, देखें ये नेज़ल कैविटी है और ये नॉस्ट्रल्स आपको मिल रहे हैं। एयर यहाँ से एंटर हो रही है और इस कैविटी से गुजरती हुई ये जो सी शेप्ड रीजन है जिसको कि हम फेरिंक्स कह रही हैं, इसमें एंटर हो रही है। फेरिंक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट भी है और इसके अलावा ये जो ओरल कैविटी है ये भी इसी फेरिंक्स में आकर ओपन हो रही है। इसलिए जो फेरिंक्स है
ये डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों सिस्टम का पार्ट होता है। अच्छा, इसके बाद ये जो फेरिंक्स है ये यहाँ आगे चलता जाता है और एयर जो है वो फेरिंक्स से गुजर कर ये लेरिंक्स के पोर्शन में एंटर हो जाती है और जिसको कि हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। जबकि जो फूड होती है ये फेरिंक्स से गुजर कर ये जो एसोफेगस है इसके अंदर चली जाती है और वहां से स्टोमक के अंदर मूव कर जाती है। जो लेरिंक्स है ये आगे ट्रैकिया में ओपन होता है। ये आपका एसोफेगस आ गया जिसमें कि फूड चली जाएगी और ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का रीजन है जिसको हम लेरिंक्स या वॉइस बॉक्स कह रही हैं कि वो है। और यहाँ से लेकर आपके जो नेज़ल कैविटी है वहाँ से स्टार्ट करके ये लेरिंक्स तक का ये सारा रीजन ये फेरिंक्स कहलाता है। अच्छा, फेरिंक्स का ये अपर पार्ट जिसको कि हमने नेज़ोफेरिंक्स कहा था, इसको येलो कलर से आपको दिखाया गया है। ये येलो कलर के ज़रिए आपको दिखाया जा रहा है। ये येलो कलर वाला पोर्शन जो है ये नेज़ोफेरिंक्स कहलाता है क्योंकि ये नेज़ल कैविटीज़ के साथ लिंक होता है। और ये पोर्शन जो ग्रीन से आपको दिखाया जा रहा है ये ग्रीन कलर जिसको कि हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं जो कि ओरल कैविटी के साथ चूंकि लिंक है इसलिए ये रीजन जो है फेरिंक्स का ये ओरोफेरिंक्स कहलाता है। और ये थर्ड पार्ट जो कि दोनों सिस्टम्स का हिस्सा है फेरिंक्स का, इसको हम हाइपोफेरिंक्स का नाम देते हैं। इस तरह से फेरिंक्स 3 रीजन्स में डिवाइड हो गया। सबसे ऊपर वाला नेज़ोफेरिंक्स, उसके बाद ओरोफेरिंक्स और फिर जो है वो हाइपोफेरिंक्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अब हम बात कर लेते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसको जैसा कि डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि हम मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइड करते हैं जिनमें पहला रीजन लेरिंक्स कहा जाता है। हमने देखा था कि डायग्राम के अंदर लास्ट डायग्राम में कि फेरिंक्स लेरिंक्स के अंदर ओपन होता है और एयर जो है वो नॉस्ट्रल से होती हुई नेज़ल कैविटीज़ में से गुजरती हुई वो पहले फेरिंक्स में जाती है और वहाँ से फिर वो लेरिंक्स के अंदर एंटर हो जाती है। लेरिंक्स इज द इनलार्जमेंट एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया। जो ट्रैकिया या विंड पाइप है उसका जो अपर टॉप मोस्ट पोर्शन है उसको हम लेरिंक्स कहते हैं जो कि थोड़ा सा इनलार्ज हुआ हुआ होता है और ये बिलो द फेरिंक्स मौजूद होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेजेस। जो लेरिंक्स है ये मसल्स और कार्टिलेजेस से मिलकर बना होता है एंड इट कंटेन्स द एपिग्लोटस विच स्टैंड्स अपराइट ऑफ द एयर एंट्री। इसके ऊपर एक जो है वो कैप या ढक्कन मौजूद होता है जो कि इसको बंद कर रहा होता है लेरिंक्स को, जिसको कि हम एपिग्लोटस कहते हैं। लेरिंक्स की जो ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड द ग्लोटस और इसके ऊपर जो कवर या कैप मौजूद होती है जो कि अलाउ करती है कि एयर इस वक्त इनहेल होके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाएगी और ट्रैकिया में एंटर होगी और जब ये एपिग्लोटस जो है वो ओपन होगा तो तब इनहेलेशन का प्रोसेस हो रहा होगा और जब ये ग्लोटस को कवर कर देगा तो तब इनहेलेशन का प्रोसेस जो है वो या एयर की एंट्री जो है वो पॉज हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। जो एपिग्लोटस है ये इसके नीचे जैसा कि आपसे मैंने कहा कि ग्लोटस या ओपनिंग ऑफ दी लेरिंक्स मौजूद होती है। जो लेरिंक्स है इसकी ओपनिंग को हम ग्लोटस कहते हैं और इस ग्लोटस के ऊपर ही एपिग्लोटस मौजूद होता है जो कि कैप की सूरत में मौजूद होता है जो कि ग्लोटस को क्लोज या ओपन कर रहा होता है। अच्छा, ग्लोटस जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है और इसके अलावा इसके अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। इन वोकल कॉर्ड्स का काम वोकलाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस करना होता है, यानी साउंड प्रोड्यूस करना। जब इन वोकल कॉर्ड्स के ऊपर से एयर पास होती है तो वाइब्रेट करके ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब हम थर्ड पार्ट जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है जिसको कि हम ट्रैकिया कहते हैं उसकी बात करते हैं। एयर जो कि नॉस्ट्रल से एंटर हुई थी एयर पैसेज वे में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो नज़ल कैविटीज़ में से होती हुई फेरिंक्स में पहुंची, फेरिंक्स से वो लेरिंक्स में आई,
वॉइस बॉक्स में वहाँ वोकल कॉर्ड से के ऊपर से गुजरी, वहाँ से एपिग्लॉटस ग्लॉटस में से गुजरती हुई वो ट्रैकिया तक पहुँच चुकी है। अच्छा, ग्लॉटस जो है या लेरिंक्स जो है वो जिस विंड पाइप के अंदर ओपन होता है उसको हम ट्रैकिया का नाम देते हैं। ट्रैकिया को हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो ट्रैकिया जो है ये मेम्ब्रेनस बेसिकली ट्यूब होती है और इसकी वॉल्स में रेगुलर टिश्यूज़ और स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ट्रैकिया की वॉल में पाई जाती है, वो सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होते हैं जो कि इसको रीइंफोर्स करने के लिए इसकी वॉल में मौजूद होते हैं। ये 15 टू 20 सी शेप कार्टिलेज रिंग होती हैं, यानी इनका नंबर जो ट्रैकिया के अंदर ये रिंग्स मौजूद हैं वो 15 टू 20 है और इनका मेन मकसद ये होता है या पर्पज़ ये होता है कि जब एयर ट्रैकिया से पास नहीं हो रही तो उस दौरान ये ट्रैकिया को कोलैप्स होकर क्लोज होने से प्रोटेक्ट रखते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक वुमेन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो किस तरीके से मौजूद है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस तरह वो फंक्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।